अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रोक। उसमें हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी थी। हमने उसकी रिस्क फैक्टर्स देखे थे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, डेविडसन के टेबल, उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। हमने ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक को देखा था, ABCD स्कोर हमने कैलकुलेट किया था। इसके अलावा इस्केमिक स्ट्रोक हमने स्टार्ट किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 तरह का होता है, थ्रोम्बोटिक, एम्बोलिक या लैक्यूनार। ठीक है, अब हम जाने लगे इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स की तरफ। तो क्लिनिकल फ़ीचर्स ना डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हुई है। जैसे मैंने आपको सर्कुलेशन अभी ब्रेन की दिखाई है ना, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वेजियोबेसिलर सर्कुलेशन। तो जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी ना, उसकी बेसिस पे साइंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टरी जो है ना, उसकी मतलब कौन सी है। मतलब मैं आपको अगर बताऊं, एंटीरियर सर्कुलेशन और पोस्टीरियर सर्कुलेशन होती है। एंटीरियर सर्कुलेशन में हमने कौन सी देखी थी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। ठीक है, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ना, वो हमारे जो है लेग के रीजन को, मतलब वो जिस रीजन ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल कर रही होती है ना, जिस रीजन ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई दे रही होती है, वो वाला रीजन ऑफ द ब्रेन हमारे लेग्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है ना, वो जिस एरिया ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है, वो एरिया जो ब्रेन का है कॉर्टेक्स, वो हमारे हमारे फेस और हमारे स्पीच के एरिया जो होते हैं, ब्रोकाज और जो वर्निकीज एरिया होते हैं ना, उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। और जो लैटरल हमारी ब्रेन का हिस्सा होता है ना, लैटरल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, उसको सप्लाई कर रही होती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एंटीरियर सर्कुलेशन इफेक्ट होगी, तो मैंने आपको बताया कि वो लेग वाले हिस्से को कंट्रोल करी थी, तो लेग्स के प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, लेग्स का एरिया वीक होगा स्ट्रोक के केस में। और मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो फेस और स्पीच के मसल्स को कंट्रोल करवा रही थी, तो ऑब्वियसली जब मिडल सेरिब्रल आर्टरी का इस्कीमिया होगा, तो वो वाला फेस और स्पीच के मसल्स इफेक्ट होंगे, फेस और स्पीच की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसी तरह हमारी जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन होती है, उसमें भी है वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी, जिसमें भी है वर्टिब्रल आर्टरी, भी है बेसिलर आर्टरी, और फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि हमारे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रही होती है। तो ऑब्वियसली जब पोस्टीरियर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे इस्कीमिया होगा, तो हमारी विजन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जो हमारी आपको पता है कि वो हमारी ब्रेन स्टेम होती है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में वी हैव, सबसे पहले क्या होता है, वी हैव द मिड ब्रेन, वी हैव पॉन्स, वी हैव मेड्यूला। ठीक है, तो मिड ब्रेन के अंदर ना हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो जो पॉन्स होता है ना, उसके अंदर हमारी होती हैं 5, 6, 7 क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और मेड्यूला जो होता है उसके अंदर वी हैव 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो हमारे इन वाले रीजन्स हैं, उनकी अगर आर्टरी सप्लाई ख़राब होगी, तो क्रेनियल नर्व्स भी इफ़ेक्ट होंगी। ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है। और एक चीज़ जो आपने क्लिनिकल फीचर्स याद करने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, कि जो है ना, हमारा जो ब्रेन है ना, उसके पता राइट और लेफ़्ट हेमिस्फेयर्स होते हैं, और राइट साइड जो ब्रेन की होती है वो लेफ़्ट को कंट्रोल करती है, और लेफ़्ट जो होती है वो राइट को कंट्रोल कर रही होती है। तो मोटर सिस्टम जो होता है ना, वो ऑपोजिट इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम देखें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, तो मैंने आपको बताया ये हमारे जो है लेग्स के मसल्स को कंट्रोल करती है, और जो फ्रंटल लोब होता है ना हमारा, उसको सप्लाई कर रही होती है। तो ऑब्वियसली जब ये वाली आर्टरी ख़राब होगी ना, तो हमारा जो मसल्स होंगे वो अपोजिट साइड के इफेक्ट होंगे, कॉन्ट्रालैटरल वीकनेस होगी। ठीक है, लेग्स में ज़्यादा होगी, और सेंसरी लॉस भी अपोजिट साइड पे ज़्यादा होगा लेग्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये लेग्स वाले एरिया को सप्लाई कर रही थी। इसी तरह क्योंकि ये फ्रंटल लोब को सप्लाई कर रही होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो फ्रंटल लोब आपको पता है वो हमारे बिहेवियरल और पर्सनालिटी को करता है कंट्रोल। तो पेशेंट को कन्फ्यूजन और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस आएंगी। ठीक है, तो फेस इसमें स्पेयर रहेगा, क्योंकि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी उस रीजन ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही थी जो लेग्स के मसल्स को या लेग्स की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मिडल सेरिब्रल मैंने आपको कहा मोस्ट कॉमनली ये इफेक्ट होती है। इसमें भी कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया होगा, कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस होगा, लेकिन ये हमारे जो है वो फेस को और हमारे जो है
स्पीच, ठीक है, और आर्म्स को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। तो फेस और आर्म के अंदर जो है ना मेनली हमारा सेंसरी लॉस आएगा, और क्योंकि ये हमारे ब्रोकाज और वर्निकेज एरिया को सप्लाई कर रही थी, तो ब्रोकाज एफेजिया हो जाएगा, पेशेंट की स्पीच की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और वर्निकेज एफेजिया आएगा, ठीक है, क्योंकि जो है वो स्पीच कॉम्प्रिहेंशन मतलब वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है, कि वो स्पीच की कॉम्प्रिहेंशन को भी नहीं समझ पाएगा और स्पीच की प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये याद रखना है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो होता है ना, ये हमारी जो है वो कॉन्ट्रालैटरल होमोनिनेमस हेमियोनोपिया, ऑपोजिट साइड का होमोनिनेमस हेमियोनोपिया जो है वो कॉज करता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर बना के भी दिखाया है कि होमोनिनेमस हेमियोनोपिया जो है वो किस तरह से होगा कि इस साइड की विजन चली जाएगी, ठीक है। और बस ये चीज़ें आपने जो है ना याद रखनी है इसमें। और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पोस्टीरियर सर्कुलेशन मैंने आपको बताया ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई करती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कॉन्ट्रालैटरल होमोनिनेमस हेमियोनोपिया होगा, लेकिन मैक्यूला जो है वो स्पेयर रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें जो है विजुअल हेलुसिनेशंस, विजुअल एग्नोसिया होगा कि पेशेंट किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीपिटल लोब इफेक्ट हुई है, ठीक है। फिर वी हैव द वेंट्रिकुलोवैस्कुलर सर्कुलेशन, बेसिलर सर्कुलेशन, जिसमें पोस्टीरियर सर्कुलेशन इफेक्ट होगी। तो ये जो होती है हमारी सेरिबेलम को, ब्रेन स्टेम और ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। जब वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो उसके अंदर इस्कीमिया होगा, तो क्या होगा कि वर्टिब्रल आर्टरी जो है जब उसके अंदर इस्कीमिया होगा तो पेशेंट को क्या होगा, उसका इप्सिलेटरल जो है फेस और कॉन्ट्रालैटरल लिब्स, ठीक है, उनके सेंसरी लॉस हो जाएगा, डिप्लोपिया होगा पेशेंट को, डिसआर्थरिया होगा, ठीक है, डिस्फेजिया होगा, इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा। तो ये चीज़ें हैं वर्टिब्रल आर्टरी, इसको कहते हैं वॉलनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। और इसके अलावा वी हैव बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी जो होगी इसकी वजह से क्या होगा कि जो है ना मिड ब्रेन अगर इफ़ेक्ट होगा तो डायलेटेड प्यूपल्स होंगी, पॉन्स इफ़ेक्ट होगा तो पिन पॉइंट प्यूपल्स होंगी, ठीक है। और जो है इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो है लॉक्ड इन सिंड्रोम, कि पेशेंट जो है वो उसको सब कुछ नज़र आ रहा होगा लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी चीज़ को भी अपनी बॉडी में लॉक हो जाएगा, एवरीथिंग ही कैन सी बट कैन नॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद सेरिबेलर आर्टरी जो है सेरिबेलम को सप्लाई कर रही थी, जब वो अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट को निस्टैग्मस होगा, एटेक्सिया हो जाएगा और डिप्लोपिया होगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। उसके बाद है लैक्यूनार स्ट्रोक। लैक्यूनार स्ट्रोक जो है इसमें जो है वो ये कि इसमें प्योर मोटर वीकनेस, प्योर सेंसरी लॉस, डिसआर्थरिया और एटेक्सिया और मिक्स्ड सेंसिरो मोटर, ठीक है। तो समझ आई। अब ना मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जो होगा ना, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जो थ्रोम्बस बना है, ठीक है, तो उसका जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होगा ना वो रैपिड और स्टेप वाइज होगा, रैपिड होगा या स्टेप वाइज होगा। और एम्बोलिक स्ट्रोक जो होगा उसके ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो है वो वेरी रैपिड होंगे, एकदम से इम्बोलस आके अटका और सिम्टम्स आना शुरू हो गए, ठीक है। अब ज़्यादातर जो आर्टरी इफेक्ट होती है वो कौन सी मैंने आपको बताई, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल हेमीपरेसिस एंड हेमीसेंसरी लॉस, इसके अलावा एफेजिया ड्यू टू ब्रोकाज एंड वर्निकेज एरिया इफेक्टिव, ठीक है। और इसके अलावा वो हमारा जो है होमोनिनेमस हेमियोनोपिया, ठीक है। लैक्यूनार स्ट्रोक जो होगा उसके क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे वो फोकल होंगे, ठीक है। और प्योर मोटर, प्योर सेंसरी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्योर मोटर लैक्यूनार स्ट्रोक जो होगा वो बिकॉज ऑफ द इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्वमेंट होगा, और प्योर सेंसरी लैक्यूनार स्ट्रोक जो है वो क्यों होगा, थैलेमस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसकी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो है चीज़ें
ये देखें, डेविडसन की पिक्चर है टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन। टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम मतलब कि इंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरी की कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। ठीक है, कॉमन कॉज क्या है? मिडल सेरिब्रल आर्टरी ओक्लूजन, एम्बोलिज्म फ्रॉम हार्ट और मेजर वेजल्स, उसकी वजह से मिडल सेरिब्रल आर्टरी ओक्लूड होती है। और फिर सिम्टम्स क्या आते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी के ओक्लूजन की वजह से? हेमीपरेसिस होती है, हायर सेरिब्रल डिसफंक्शन, एफेजिया आपने याद रखना है, इसमें हेमी सेंसरी लॉस है, और होमोनिमिस हेमियोनोपिया ड्यू टू डैमेज टू ऑप्टिक रेडिएशंस। ठीक है, फिर जो पार्शियल इंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम होता है उसमें देखें कि किस चीज़ की जो हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी है ना या इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उनकी ब्रांचेस की एक्लूजन की वजह से होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जो है डिपेंडिंग अपॉन अगर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच इफेक्ट होगी तो लेग्स की प्रॉब्लम आएगी, अगर मिडल की होगी तो आर्म और फेस की चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और एफेजिया जो है वो किस में होगा? मिडल सेरिब्रल आर्टरी और ये चीज़ें। ठीक है, फिर आता है लैक्यूनार, उसमें क्या है कि स्मॉल परफोरेटिंग आर्टरीज जो हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें प्योर मोटर इफेक्ट्स आएंगे, प्योर सेंसरी, और जो है ना नो हायर सेरिब्रल डिसफंक्शन और हेमियोनोपिया। ठीक है, और पोस्टीरियर सर्कुलेशन का देखें कि इसमें हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज, बेसिलर आर्टरीज या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज इफेक्ट होंगी, और उसकी वजह से जो है क्या होगा? सेरिबेलर प्रॉब्लम्स आएंगी या क्रेनियल नर्व के सिम्टम्स आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन के वो हमारी मिड ब्रेन इफेक्ट हुई है पॉन्स या मेड्यूला। ठीक है, तो ये देखिए ना, हमारे सेरिब्रम में 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। एंटीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी होगी वो फ्रंटल लोब को सप्लाई कर रही होगी, फ्रंटल लोब मूवमेंट और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो इफेक्ट होगी। ठीक है, इसी तरह टेम्पोरल जो लोब होगी इसको हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो जब वो इफेक्ट होगी तो हेयरिंग, मेमोरी, फेशियल रिकॉग्निशन, स्मेल, लैंग्वेजेस, ये इफेक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीपिटल लोब को जो है वो कौन सी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो विजन में प्रॉब्लम्स आएंगी। सेरिबेलम को जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन वाली आर्टरी पाइका होती है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो सप्लाई करती है, तो मसल कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में प्रॉब्लम आएगा, इटेक्सिया के साथ पेशेंट आएगा, ठीक है, डिप्लोपिया के साथ आएगा। इसी तरह ब्रेन स्टेम जो है उसको हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती हैं, तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, जीआईटी फंक्शन और कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक चीज़ होती है। तो ये हमारा स्टेप अप का जो है वो टेबल है, इसमें आपको बताया हुआ है कि इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रालैटरल लोअर एक्सट्रीमिटी इफेक्ट होती है, फेस को छोड़ दें, ये नहीं आपने करना। मिडल सेरिब्रल आर्टरी की वजह से एफेजिया याद रखना है और कॉन्ट्रालैटरल हेमीपरेसिस, और इसमें आपने याद रखना है कि आर्म्स और फेस इफेक्ट होते हैं। वर्टिब्रल बेसिलर में क्या है? इप्सिलेटरल एटेक्सिया, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, डिसार्थरिया, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। वर्टाइगो होगा, कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमिस हेमियोनोपिया एंड बेसिलर प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, लैक्यूनार जो है इंटरनल कैप्सूल की वजह से प्योर मोटर प्रॉब्लम्स, बॉन्स की वजह से जो है वो क्लम्सी हैंड एंड डिसार्थरिया, और थैलेमस की वजह से प्योर सेंसरी डेफिसिट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस करने से पहले ये हमारी है एक हेमीप्लेजिया की बात, वो ये बताते हैं कि अगर ब्रेन स्टेम के ऊपर ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, लाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स में या इंटरनल कैप्सूल में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया प्लस कॉन्ट्रालैटरल क्रेनियल नर्व पैल्सीज होती हैं, फेशियल नर्व। ठीक है, और जब हमारे ब्रेन स्टेम की अपनी लीजेंस होंगी लाइक मिड ब्रेन पॉन्स या मेड्यूला की, तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया तो होगा, लेकिन कॉन्ट्रालैटरल क्रेनियल नर्व पाल्सी नहीं होगी, इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व पाल्सी होगी। ठीक है, तो ये हमारे जो ब्रेन स्टेम के लेवल पे आ जाती है ना लीजेंस, उसमें क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया होता है। मतलब इसमें बस डिफरेंस ये है कि ब्रेन स्टेम से ऊपर जो है वो कॉन्ट्रालैटरल क्रेनियल नर्व पाल्सीज होंगी, और ब्रेन स्टेम के नीचे जो है वो इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व पाल्सीज होंगी। ठीक है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक्स में जो है याद रखने वाला है कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन में जो है डी 4 डीज होते हैं, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, डिसार्थी और डिजीनेस। ठीक है, और वेबर सिंड्रोम क्या होता है? जब हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ की ब्रांचेस जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, जो हमारे अफेक्ट कर रही होती हैं, तो वो जब अफेक्ट होंगी तो थर्ड नर्व न्यूक्लियर जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थर्ड नर्व कहाँ पे होती है? हमारे मिड ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जब इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो मिड ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस जो है वो इप्सिलैटरल इफेक्ट होगा, क्योंकि
मिड ब्रेन के अंदर है, ब्रेन स्टेम के अंदर है, तो इप्सिलेटरल इफेक्ट होगी और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया होगा। दिस इज़ नोन एज वेबर सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें थर्ड नर्व इफेक्ट होती है और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया होता है। अब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना है। तो इन्वेस्टिगेशंस हमारी वैसे तो जनरल वही होती है ना, CBC, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज़ को रूल आउट कर लिया और ठीक है, मतलब ब्लड शुगर लेवल करवा लिया, ECG करवा ली, CT MRI करवा ली, EEG करवा ली, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है ना स्ट्रोक के पेशेंट में, कोई भी पेशेंट आपके पास स्ट्रोक के साथ आया है ना, स्ट्रोक के साइंस होते हैं, तो उनको हमने देखना होता है कि उनकी बॉडी के कोई हिस्सा जो है वीक होना शुरू हो जाएगा, उनकी स्पीच जो है वो नहीं हो पाएगी, तो वो हमने रूल आउट करना होता है स्ट्रोक के पेशेंट को, मैं आपको बताऊंगी। तो उस पेशेंट को हमने जल्दी जल्दी उसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो होता है वो हमारा CT स्कैन होता है। क्यों हम CT स्कैन करते हैं, हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि पेशेंट को स्ट्रोक जो है वो इस्कीमिक है या हेमोरेजिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इसकी इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू डिटेक्ट द ब्लड इन द ब्रेन, ठीक है। अगर हमें ब्लड नहीं नज़र आता तो हम कहेंगे इसको इस्कीमिक स्ट्रोक है, ठीक है। इसको मैं सिंपली अगर बताऊँ पिक्चर के साथ, तो ये आपके पास CT स्कैन है, ठीक है। अब CT स्कैन में आपने देखना है कि ये वाइट कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ना, 48 आवर्स के अंदर अंदर 48 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट आपके पास आया, आपने उसका CT स्कैन करवाया और आपको ये वाइट कलर का हाइपर डेंस नज़र आ रहा है, वाइट कलर का हाइपर डेंस, दिस इज़ ब्लड, ब्लड जो है वो हाइपर डेंस आपको नज़र आता है। दिस शोज़ दिस इज़ हेमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। तो अगर आपको हाइपर डेंस नज़र आएगा, दिस इज़ हेमोरेजिक स्ट्रोक, तो आपने उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हेमोरेज वाला करना है, ठीक है। और अगर आपके पास पेशेंट आया है और आपने CT स्कैन करवाया, आपको कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक नहीं है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, ठीक है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है ना, वो आपको नज़र आते आते जो है ना वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो 48 आवर्स के बाद अगर CT स्कैन कराओ तो फिर विजुलाइज होता है, वो ब्लैक होता है, हाइपोडेंस होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका है पॉइंट कि हाइपरडेंस एरिया वाइट कलर का अगर आपको नज़र आ जाता है विद इन 48 आवर्स, तो आपने सोचना है हेमोरेजिक स्ट्रोक। आपको अगर नहीं मिलता तो आपने सोचना है इस्कीमिक स्ट्रोक, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक पेशेंट है, उसको जो है ना आपने 48 आवर्स के अंदर CT स्कैन करवाया, आप समझ रहे थे उसको जो है ना हेमोरेजिक स्ट्रोक है, आपने क्या सॉरी आपने उसको समझा कि इसको इस्कीमिक स्ट्रोक है, ठीक है। तो आपने उसको एस्पिरिन देना शुरू कर दी। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन जो है वो फर्दर ब्लीडिंग करवाएगी, हालांकि उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक था, आप समझ रहे हैं इस्कीमिक स्ट्रोक है, आप उसको हिस्टेमिक स्ट्रोक समझ के उसको एस्पिरिन देना शुरू करते, उसका ब्लड और लीक होगा और प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से CT स्कैन करवानी इंपॉर्टेंट है कि आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर पता चल जाए कि ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है, उसकी बेसिस पे आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सो बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज़ नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन। फिर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है वो हमारा MRI तो है, ये हमारा इस्कीमिया भी जल्दी डिटेक्ट करता है, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारा लेस रेडीली अवेलेबल होता है, कॉस्टली होता है, इस वजह से हम इसको परफॉर्म नहीं करते। बट बेस्ट इनिशियल टेस्ट इन नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज़ MRI, ठीक है। ये आपको बताएगा कि स्ट्रोक्स ऑफ ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, बट इट इज़ नॉट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज़ योर MCQ, दैट इज़ CT स्कैन। और बाकी आपके वही होते हैं कि अगर आपने चेक करना है कि जी कैरोटिड आर्टरीज़ में तो नहीं प्रॉब्लम कोई, तो आप डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करवाओगे कैरोटिड्स का, आप मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करवाओगे, CT एंजियोग्राफी करवाओगे। आपने देखना है कि कहीं हार्ट के अंदर कोई मसला तो नहीं था, तो आप ECG करवाओगे, एट्रियल फिब्रिलेशन फॉर एग्जांपल, उसको आपने रूल आउट करना है, ठीक है। आपने देखना है कि इकोकार्डियोग्राम आपने करवाना है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने देखना है कि कहीं हाइपरलिपिडीमिया की वजह से तो नहीं है, तो लिपिड प्रोफाइल करवाओगे, डायबिटीज़ की वजह से तो नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाओगे, ठीक है। और मतलब इसके अलावा CBC ESR है टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, और सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करवाओगे। तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो इनिशियल असेसमेंट क्या है, आपने हिस्ट्री ली,
ठीक है। आपने हिस्ट्री ली, डायबिटीज़ वगैरह की, न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम करवाया, आपने ब्रेन इमेजिंग करवाई जिसमें सीटी स्कैन करवाया विदाउट कंट्रास्ट, जो कि आपने डिफरेंशिएट करने के लिए कि हेमोरेजिक है या इस्कीमिक है। इस्कीमिक आपको जो है ब्लैक नज़र आएगा सीटी स्कैन पे, और हेमोरेजिक आपको वाइट नज़र आएगा। और किसी भी इस्कीमिक स्ट्रोक को देखने के लिए आपको 24 टू 48 आवर्स के बाद जाके इस्कीमिक नज़र आएगा। तो आपने बस ये देखना है कि हेमोरेजिक तो नहीं है, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट करना है। एमआरआई ऑफ द ब्रेन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, लेकिन उसमें उसमें जो है वो आपकी नहीं, आप उसको परफॉर्म करते, वो होता तो मोस्ट एक्यूरेट है। तो ये चीज़, उसके बाद हमारी जो है वो हमने बता दिया कि हमने कैरोटिड की डॉपलर करनी है, हमने एमआरआई करना है, एमआरआई करना है, ईसीजी करवाना है, इको करवानी है, ठीक है, और सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन का लेवल, कोगुलेशन प्रोफाइल करवा लेनी है, कार्डियक एंजाइम्स करवा लेने हैं, अदर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट फैक्टर्स। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है हमने देखना है कि सोर्स ऑफ एम्बोलस स्ट्रोक क्या है। उसके लिए जो है आपकी 3 चीज़ें हेल्पफुल है, ईसीजी, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम और कैरोटिड डॉपलर्स, ठीक है। दिस तो टेल्स द सोर्स ऑफ एम्बोलिक स्ट्रोक। और रिमेंबर द कॉजेज ऑफ स्ट्रोक एज इस्कीमिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, एट्रियल फिब्रिलेशन विद क्लॉट एम्बोलस टू ब्रेन एंड सेप्टिक एम्बोलिस फ्रॉम एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं आपको बताऊँ uses of CT scan of the head is to differentiate ischemic from hemorrhagic infarction। और ये आपको बताएगा कि कोई एब्सेस तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई सबड्यूरल या एपिड्यूरल हेमाटोमा तो नहीं है। तो सीटी स्कैन के ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यंग पेशेंट जो स्ट्रोक के होते हैं, उनके अंदर आपने कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं, हाइपरकोगुलेबल स्टेट तो नहीं है, वेस्कुलाइटिस तो नहीं है, थ्रोम्बोफीलिया तो नहीं है। तो यंग पेशेंट्स के अंदर आपने जो चीज़ें करवानी होती हैं वो प्रोटीन सी और एस होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ होती हैं, फैक्टर्स 5 होती है, ठीक है। उसके बाद ईएसआर रूमेटाइड फैक्टर आपने चेक करना होता है, आपने सीरोलॉजी करनी होती है, और ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करवाना होता है। इसके अलावा सिफिलिस के लिए आपने वीडीआरएल आरपीआर करवाना होता है, ठीक है। सो दीज आर द एक्चुअली द इन्वेस्टिगेशंस फॉर स्ट्रोक। अब नेक्स्ट पे हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग थिंग्स।